हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं, यह अपनी टैली प्राइम 5.0 की जो सीरीज़ है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि 1 से 2 दिन में हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसको हम टैली प्राइम में प्रैक्टिकल करने वाले हैं वह रेडी हो जाएगा। आपको प्रोजेक्ट हमने दिखाया भी था किस प्रकार की हमारी इन्वाइसेस होंगी जिनकी हम प्रैक्टिकल एंट्री टैली प्राइम में करेंगे, और वह टोटली फ्री होंगी। उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। बस आपको एक नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आपको सिर्फ सेंड पीडीएफ मैसेज करना होगा और आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ टैली प्राइम की नोट्स रेडी है। पीडीएफ का जो प्रोजेक्ट का जो पीडीएफ है वह 1 से 2 दिन के अंदर में आपको मिलेगा। हमने आपको लास्ट वीडियो में ग्रुप्स के बारे में समझाया था, लेजर्स के बारे में समझाया था और इसके बाद में बाउचर्स के बारे में समझाया था। लेकिन उनकी हम जब प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। लेकिन हमने आपको समझाया था बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, वह भी हमने आपको समझा दिया था। लेकिन हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो था वह छूट गया था और जीएसटी हमारी छूट गई थी। तो हम प्रैक्टिकल करने से पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है और किस प्रकार से उसका वर्क होता है, और फिर जीएसटी क्या होती है, कितने प्रकार की जीएसटी होती है और कब कौन सी जीएसटी लगती है और उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है, आउटपुट जीएसटी क्या होती है, इनपुट जीएसटी क्या होती है, और जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उस जीएसटी को हम क्या कहते हैं और कौन सी जीएसटी को हम पे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखना है और जीएसटी और जीएसटी से जुड़ी हुई सारी बातें सीखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं नोट्स में। और जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी हमारी छूट गई थी, तो आज हम इस वीडियो में उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को मैनेज करते हैं टैली प्राइम में, तो वहाँ पर हमको इन्वेंट्री भी साथ साथ में मैनेज करना होता है। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं, इसके बाद में फिर इन्वेंट्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वह हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्वेंट्री की बेसिक थ्योरी दी गई है जिसको आप पढ़ लीजिए। इन्वेंट्री मतलब लिस्ट ऑफ आइटम। आइटम का मतलब गुड्स होता है। ठीक है, आइटम आप बोल दीजिए, गुड्स बोल दीजिए, एक ही बात है। इन्वेंट्री मतलब लिस्ट ऑफ आइटम। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स यानी आइटम बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें आइटम अलग अलग कंपनी, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जिनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जिनको मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री सेक्शन में, मतलब टैली में इन्वेंट्री सेक्शन में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन बना के हम इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने स्टॉक को भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, यहाँ पर इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स यानी आइटम्स, और आइटम बहुत सारी कंपनियों के हो सकते हैं, बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, कलर वाइज हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वेट के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो हम उनको अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग यूनिट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उनको आराम से मेंटेन कर सकते हैं। चलिए हम पहले आपको टैली प्राइम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दिखा देते हैं कहाँ पर हमारा है स्टॉक आइटम और यह सारी चीज़ें जहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। तो यहीं पर आपको चले आना है टैली प्राइम में और चले जाना है क्रिएट सेक्शन में, और क्रिएट में आपको चले आना है इन्वेंट्री मास्टर में। तो यहीं पर आपको इन्वेंट्री मास्टर में मिल जाएगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट और गोडाउन। इन्हीं के बारे में वहाँ पर बताया गया है थ्योरी में। तो चलिए इनको हम आपको
प्रैक्टिकल एक उदाहरण से समझा देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप्स किसे कहते हैं, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट और गोडाउन क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। और आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ तो क्लियर होना ही है, लेकिन यहाँ भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से संबंधित। ठीक है, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमको सबसे पहले जो मैनेज करना होता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में हमारे सारे आइटम होते हैं। ठीक है, स्टॉक में हमको मतलब कि 100 प्लस 1000 प्लस कंपनी के हिसाब से हो सकता है कितने आइटम हो। ठीक है, उससे आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमारे बिजनेस में कोई भी आइटम परचेज करके आता है वह हमारा स्टॉक आइटम कहलाता है। ठीक है, अब ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर स्टॉक आइटम में आपको नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ मोबाइल्स के। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ मोबाइल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, मतलब कि मान लीजिए हमने Vivo Y21 खरीदा, Oppo A78 खरीदा, Galaxy S23 Ultra खरीदा और 15 Pro Max भी खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 मोबाइल मिल गए, तो यह हमारे स्टॉक आइटम है। जब भी हम इनको परचेज करेंगे अपने टेलीप्राइम में हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा और यह सारे आइटम कहलाएंगे और इन्हीं को हमको क्रिएट करना होगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप वह होता है जो कि आइटम को मतलब कि जस्टिफाई करे कि मतलब यह आइटम है क्या। मान लीजिए यह है तो मोबाइल ही, सभी के सभी मोबाइल हैं, लेकिन हम एक ग्रुप बना सकते हैं मोबाइल का, और जिसमें हम जब हम यह आइटम परचेज करेंगे तो इस ग्रुप के अंदर में रख सकते हैं मोबाइल, और यह सारे स्टॉक आइटम हो जाएंगे और यह इनका ग्रुप हो जाएगा। जब भी हम और भी कंपनियों के मोबाइल खरीदेंगे तो फिर हम इसी ग्रुप के अंदर में उसको रख सकते हैं। ठीक है, कैसे रखते हैं, कब बनाते हैं और यूज कैसे होता है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम आपको बता रहे हैं ग्रुप क्या होता है और आइटम क्या होते हैं। तो आइटम आपको समझ गए होंगे। कंपनी वाइज मतलब मोबाइल का जो मॉडल नंबर के हिसाब से वह एक प्रकार के आइटम हो जाएंगे, जैसे कि Vivo। ठीक है, Y21 यह एक मॉडल नंबर है, एक मोबाइल कंपनी जो Vivo कंपनी है उसका मतलब यह एक मॉडल नंबर है, तो यह एक आइटम है। Oppo A78 ओप्पो कंपनी का एक मॉडल नंबर है, यह एक आइटम है। Galaxy S23 Ultra यह भी एक Samsung Galaxy फ़ोन जो होता है उसका एक मॉडल है। तो इस प्रकार आपको आइटम मिल गए। अब यह सारे के सारे मोबाइल हैं, इसके लिए हम इसको मोबाइल एक ग्रुप बना के सारे के सारे मोबाइल उसमें रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैटेगरी बताई गई है, स्टॉक कैटेगरी क्या होती है। देखिए ज़रूरी यह नहीं है कि आप जब किसी भी बिजनेस की इन्वेंट्री को मैनेज करें तो वहाँ पर आपको ग्रुप्स बनाने ही पड़े, कैटेगरी बनानी ही पड़े। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने आइटम को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप किसी किराना स्टोर को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत सारे कंपनी के ऑयल मिलेंगे, तो आप सारे के सारे ऑयल एक साथ में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कैटेगराइज कर दिए, मान लीजिए आपने कैटेगराइज कर दिया कंपनी वाइज, ठीक है, कंपनी वाइज कर दिए, लीटर वाइज कर दिए। मान लीजिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी में आपको दिखाया गया है वीवो एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर ओप्पो एक कंपनी है, सैमसंग एक कंपनी है, और इन सभी कंपनियों के मतलब कि हम ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कितने मॉडल नंबर होंगे, पर हम देखें तो 10 प्लस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक वीवो कंपनी है, उसके 10 मॉडल हैं। जब भी आप किसी भी मॉडल को परचेज करेंगे तो वह होगा स्टॉक आइटम, ग्रुप उसका होगा मोबाइल, कैटेगरी उसकी होगी वीवो। ठीक है, मॉडल नंबर आइटम हो जाएगा, ग्रुप मोबाइल हो जाएगा, और इसका जो कंपनी होगी वीवो। इसी प्रकार ओप्पो, जब भी हम किसी भी ओप्पो का मोबाइल खरीदेंगे उसका ग्रुप रखेंगे मोबाइल, और उसका आइटम बनाएंगे उसके
मॉडल नंबर के हिसाब से, और जो उसकी कैटेगरी रखेंगे वो कंपनी वाइज रख देंगे, जो कि है ओप्पो। इसी प्रकार सैमसंग, और इसी प्रकार किसी भी बिजनेस में हम कर सकते हैं। देखिए कैटेगराइज्ड आप उसको कलर वाइज कर सकते हैं, कंपनी वाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप कंपनी वाइज करें, कलर वाइज कर सकते हैं, ठीक है। वेट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, टैक्स के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिस भी आप हिसाब से रखना चाहें, जिस हिसाब से आप कैटेगराइज करना चाहें, कंपनी वाइज, कलर वाइज, वेट वाइज, जैसा आप चाहें, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट बेसिकली होती है उस आइटम को हम किस हिसाब से मेजर करते हैं। मतलब कि मोबाइल है, इसको हम किलो में तो वज़न नहीं करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी मेजरमेंट की, मेजर की, मतलब कि इसको हम किस हिसाब से मतलब कि मेजर करेंगे, तो उसको हम नंबर के हिसाब से गिन सकते हैं, पीसेस के हिसाब से गिन सकते हैं। नंबर हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमारी नोज की यूनिट हो जाएगी इन सभी मोबाइल की। जब हम कोई ऐसा लिक्विड आइटम खरीदेंगे, लिक्विड आइटम बेच रहे हैं, तो उसकी हम यूनिट किलोग्राम रखेंगे, ठीक है। अगर हम कोई ऐसा चीज़ खरीद रहे हैं जिसको हम मापते हैं मीटर में, तो उसकी मीटर की यूनिट हो जाएगी। तो आई होप आपको यह चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टॉक आइटम क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम समझ में आ गया होगा। स्टॉक आइटम किसे कहते हैं, स्टॉक ग्रुप क्या होता है वह भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक कैटेगरी क्या होती है वह भी समझ में आ गया, यूनिट क्या होती है यह भी समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, गो डाउन। जब आपको हमने इन्वेंट्री टेलीप्राइम में इन्वेंट्री सेक्शन में दिखाया तो वहाँ पर गो डाउन का भी एक ऑप्शन था। अगर आप चाहें तो यह सारे आइटमों को किसी एक या दो या तीन गोडाउन में मैनेज करना हो, तो वहाँ पर आप 1 2 3 जितने भी आप गोडाउन बनाना चाहें, या फिर आपकी कंपनी में गोडाउन है तो किस गोडाउन में कितना माल है और कौन सा माल किस गोडाउन में जा रहा है, वह भी आप मैनेज कर सकते हैं गोडाउन बना करके। तो यहाँ पर हमने गोडाउन नहीं लिया है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं और इन सारे आइटमों को किसी पर्टिकुलर गोडाउन में रख सकते हैं, और उसका स्टॉक आपको टेलीप्राइम में शो होगा कि इस गोडाउन में इतना स्टॉक फला फला आइटम फला कंपनी का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। जब हम अपना प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यह सारी चीज़ें मिलेंगी और समझ में भी आएंगी। अब हम बात करते हैं टैक्स की। यहाँ पर देखिए टैक्स मतलब हम जीएसटी की बात करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेसिक थ्योरी है टैक्स की, वह हम देख लेते हैं, ठीक है। टैक्स किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर टैक्स का मतलब होता है कर, मतलब कि जो कर होता है उसी को टैक्स बोलते हैं। टैक्स को गवर्नमेंट किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाती है। टैक्स खुद से या गलती से ना पे करने पर जुर्माना और सज़ा का भी प्रावधान है। मतलब टैक्स, अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको पे करना ही होगा, उसमें आप बच नहीं सकते। और अगर आप चोरी कर रहे हैं तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। तो इसके लिए आप टैक्स भरें अगर आप टैक्स की कैटेगरी में आते हैं तो। यहाँ पर टाइप ऑफ टैक्स भी बताए गए हैं, जिसमें से किसी व्यक्ति या संगठन को अलग अलग टैक्स पे करना होता है। टैक्स प्रायः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं वह इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जिसको व्यक्ति या संगठन सीधे गवर्नमेंट को पे करती है, मतलब ये है डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन या संस्था डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करती है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको एग्जांपल मिल जाएगा, इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, रोड टैक्स हो गया, ईटीसी। इस प्रकार के जो टैक्स हैं वह डायरेक्ट टैक्स के श्रेणी में आते हैं और उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा। अब यहीं पर नीचे हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। इसी को हमको पढ़ना है और इसी के अंतर्गत हमारा
जीएसटी आती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की छोटी सी डेफिनेशन है, उसको आप समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको व्यक्ति या संगठन सीधे गवर्नमेंट को ना पे करके उसका बोझ दूसरे पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसे अंततः कंज्यूमर मतलब कि उपभोक्ता से वसूला जाता है। इसमें थ्योरी में सीधा सीधा बताया गया है कि यह टैक्स कोई व्यक्ति या मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति मतलब कोई कंपनी चला रहा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी कोई संस्था है या फिर रिटेलर है, इस तरह का जो आदमी है वह कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं करता है। मतलब यह टैक्स पहले वो मतलब कि जिस कंज्यूमर को मतलब सामान बेचता है उससे टैक्स लेता है, उसके बाद में फिर वह गवर्नमेंट को देता है। मतलब ये है, अगर कोई सामान हमने मार्केट से 100 रुपये का ख़रीदा, उसमें अगर 18% जीएसटी लग रही है तो 18 रुपये जो टैक्स होगा वो हम देंगे, फिर वह गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या संस्था पे नहीं करती है, इसमें उपभोक्ता पे करता है जो उस सामान को यूज करता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में ही अपनी जीएसटी आती है और इसी में अपना वैट आता है, ठीक है, यहीं पर अपना वैट, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, इस प्रकार के सेल्स टैक्स, यहाँ पर यह सारे टैक्स आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर वैट और जीएसटी, ठीक है। यहाँ पर अपने इंडिया में जीएसटी अभी ऑल इंडिया अभी जीएसटी ज़्यादा चल रही है, ठीक है। वैट भी आपको मिलता है कुछ जगहों पर, ना मतलब इंडिया में नहीं, कुछ जगहों पर, जैसे इंडिया से बाहर आप जाएंगे काम करने के लिए तो वहाँ पर भी आपको वैट मिलेगा। जैसे कि हम गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं तो यहाँ पर जीएसटी नहीं है, यहाँ पर वैट है जो कि 5% है, ठीक है, ओमान में। तो यहाँ पर आपको 5% वैट लगता है ओमान में। तो अगर आपको वैट पढ़ना है तो अपने चैनल में ही आप चले जाइए, आपको वहाँ पर एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, हमारे हिसाब से 5 या 6 वीडियो हैं वैट से रिलेटेड, तो आप समझ सकते हैं वैट टैक्स क्या होता है, वहाँ पर बेसिक से समझाया गया है, ठीक है। 5-6 वीडियो अपलोडेड हैं ऑलरेडी वैट से संबंधित। अब यहाँ पर जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी अपने इंडिया में लगभग सभी आइटमों में, मतलब सभी आइटमों को जीएसटी के अंतर्गत ले आया गया है और आने वाले टाइम पर जो छूट गए हैं वो भी आ जाएंगे। फिलहाल तो अभी लगभग सभी आइटम हैं, चाहे वह एग्जेम्प्टेड आइटम हो पर हैं जीएसटी के अंदर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू आपको बताया गया है डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आ जाते हैं और इनडायरेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट से तो अभी हमको कोई मतलब नहीं है, इनडायरेक्ट में हमको जीएसटी से मतलब है। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी का, ठीक है। मतलब कि गुड्स और सर्विसों में लगने वाला जो टैक्स होता है वह जीएसटी होता है। अब यहाँ पर जीएसटी की डेफिनेशन थोड़ी सी बताई गई है, इसको भी आप समझ लीजिए। व्हाट इज जीएसटी? देखिए जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो सामान और सर्विस खरीदने और बेचने पर लगाया जाता है और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ जीएसटी भी है, मतलब कि कब कौन सी जीएसटी लगती है। यहाँ पर रेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रेट तो जो जीएसटी में है 0%, 5%, 12%, 18%, 28% वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर टाइप ऑफ जीएसटी मतलब कब हमको कौन सी जीएसटी देना होता है, यह चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। टाइप ऑफ जीएसटी में आपको यहाँ पर 4 टाइप्स हैं जीएसटी के, जिसमें से पहला है हमारा सीजीएसटी, ठीक है। दूसरा है हमारा एसजीएसटी, तीसरा है हमारा आईजीएसटी और यहाँ पर तीसरा है हमारा आईजीएसटी और चौथा है हमारा यूटीजीएसटी, जिसमें यहाँ पर आपको आगे इसकी फुल फॉर्म भी बताई गई है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है, मतलब कि जो सीजीएसटी होती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। यहाँ पर सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल टैक्स होता है और इसका जो पैसा होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है।
इसी प्रकार हमारा होता है SGST, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और अपना IGST, ठीक है, जो IGST है इसमें जो इसका पैसा होता है यह सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और बाद में फिर इसमें से 50% स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। वह हम आगे आपको समझाएंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर IGST में जो टैक्स है वह मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इंक्लूड होता है, लेकिन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में फिर अपने जिस स्टेट से यह टैक्स आया है उसको दे देती है, ठीक है। और UTGST जो है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आजकल मतलब यह भी SGST से संबंधित ही है, मतलब कि SGST के सेम है। इसका पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता है। तो इस प्रकार अपनी टाइप्स ऑफ GST हैं, जिसमें से हमारी यह चारों को हम पढ़ने वाले हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी GST क्या है। दूसरी चीज़ कितने प्रकार की होती हैं और कौन से GST का पैसा किसके पास जाता है। GST का मतलब है यह चारों, ठीक है। GST का अगर नाम हम लेते हैं GST तो मतलब CGST, SGST, IGST ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं उसी में, ठीक है। तो अब हम यह समझेंगे CGST हम कब पे करते हैं, SGST कब पे करते हैं और IGST हम कब पे करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा इंटर स्टेट, और यहाँ पर थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पर आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए। लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट। मतलब ये है जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं और दिल्ली से माल परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार का हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा और उस कंडीशन में हमको IGST पे करना होगा। अगर हम दिल्ली से माल खरीद रहे हैं और हम उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब कि डिफरेंट स्टेट, अगर बात आ जाए 2 स्टेट की, तो वहाँ पर IGST लगती है और हम पूरा का पूरा IGST पे करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेट के अगर हम हैं और दूसरे स्टेट से माल को परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको IGST पे करना होगा, जिसका पैसा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और फिर वह सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट में पैसा देगी जिस स्टेट के हम हैं। उस स्टेट गवर्नमेंट को आधा पैसा देती है टैक्स का, उसी से काट के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर समझ में आ गया हो, इंटर स्टेट का मतलब IGST होता है और IGST वहीं लगेगी जब 2 स्टेट, जैसे कि अगर हम परचेज कर रहे हैं दिल्ली से और हम हैं UP के, तो यहाँ पर हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा और वहाँ पर हमको IGST देना पड़ेगा। अब हम समझ लेते हैं CGST और SGST हम कब पे करते हैं। तो यहीं पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं इंस्टा स्टेट, ठीक है। इंस्टा स्टेट, इंटर स्टेट अलग है, इंस्टा स्टेट अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपको परिभाषा मिल जाएगी। लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट। अगर हम UP के हैं और हम UP में ही माल को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको CGST प्लस SGST दोनों पे करना होगा। अगर हम माल परचेज कर रहे हैं तो CGST हम पे करेंगे और SGST भी पे करेंगे, और अगर हम माल बेच रहे हैं तो हम CGST भी लगाएंगे और SGST लगाएंगे अगर सेम स्टेट में दोनों सप्लायर हैं तो।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर IGST कब लगेगी और यहाँ पर CGST कब लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह दो चीज़ें होती हैं जो हम GST, जब किसी भी बिजनेस की GST मैनेज करते हैं तो हमको IGST और CGST SGST के ही ट्रांजैक्शन करने होते हैं। और यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कब हम IGST लगाएंगे और कब हम CGST SGST लगाएंगे। बाकी चीज़ें जब हम आपको प्रैक्टिकल करेंगे तो वहीं पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ और यहाँ पर समझाते चलते हैं कि हमारी GST की कैलकुलेशन कैसे होती है और हम किस GST को कब गवर्नमेंट को पे करते हैं और किस प्रकार से इसका लेन देन होता है। चलिए ये भी हम समझ लेते हैं। यहीं पर हमने एक नोट्स बना रखी है छोटी सी। यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमने परचेज किया। ठीक है, परचेज में हमने एक आइटम परचेज किया मोबाइल। ठीक है, जिसका रेट है 1000 रुपये और उसमें GST लग रही है, GST हमारी लग रही है 18%। ठीक है, तो हमारा इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना और इसमें हमारा हो जाएगा इनपुट GST कितना। देखिए, जब हम माल को परचेज करते हैं और जो उस समय में हम टैक्स पे करते हैं GST, उसको हम इनपुट GST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट GST। जब हम किसी आइटम को परचेज करेंगे और उसमें जो GST लगती है उसको हम इनपुट GST कहते हैं, जो कि हम माल खरीदते समय ही पे कर देते हैं। लेकिन आगे चल के वही माल को जब हम बेचते हैं तो उसमें से हमारी आउटपुट GST आ जाती है और जो हम माल को खरीदने के समय में GST दिए थे इनपुट GST, उसको आउटपुट से माइनस करके फिर जो बाकी आउटपुट GST बची होती है उसी को हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो भी बिजनेस करता है वह अपने पॉकेट से GST पे नहीं करता, GST पे उपभोक्ता ही करता है जो उस आइटम को यूज करता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस करता है तो उसको GST नहीं पे करना होता, बल्कि वह बिजनेस करता है, GST लेता है, लेकिन वह पे गवर्नमेंट को करता है। और अगर वह कहीं इनपुट GST दिया है तो आगे चल के वह उसी आइटम को बेच के GST अपनी रख लेगा और इसके बाद में आउटपुट GST गवर्नमेंट को देता है। इसी तरह इस ट्रांजैक्शन में समझाया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए मोबाइल है 1000 का, 18% टैक्स लग गया तो 180 रुपये हो गया, 1180 रुपये का मोबाइल हो गया और यहाँ पर 180 रुपये इसकी आउटपुट GST है जो उसने मोबाइल खरीदने के समय दी है। अब चलिए इसी आइटम को हम देखते हैं बेचने के बाद क्या होता है और कैसे क्या कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर उसी आइटम को बेचा गया है, मान लीजिए वही मोबाइल है। अब हम इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिए तो हम इसी मोबाइल को 1500 रुपये में बेच रहे हैं। तो पहले 1000 में टैक्स लग रहा था, अब यहाँ पर पूरा 1500 में 18% लगेगा तो 270 रुपये टैक्स हो जाएगा और इसका जो मोबाइल की वैल्यू हो जाएगी टोटल 1770 रुपये हो जाएगी और यहीं पर से आउटपुट GST आएगी 270 रुपये। अब हम जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा यह कैलकुलेशन, जिसमें से हमारी आउटपुट GST है 270 रुपये जो हमने इस मोबाइल को ख़रीद के टैक्स लिया है, और जो हमने टैक्स दिया था इनपुट GST उसको यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यह 90 रुपये हम गवर्नमेंट को फिर पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी GST कैसे कैलकुलेट होती है और कौन सी GST गवर्नमेंट को पे की जाती है। इसी प्रकार यह साइकिल चलता रहता है, मतलब कि पहले माल खरीदा जाता है, वहाँ पर इनपुट GST जाती है, फिर हम उसी माल को जब बेचते हैं तो उसी से हमारा आउटपुट आ जाता है, फिर आउटपुट और इनपुट आपस में माइनस हो जाते हैं और जो बाकी बची GST होती है उसको गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फाइनली इस प्रकार कुछ GST की कैलकुलेशन और ट्रांजैक्शन होते हैं और इस प्रकार GST का हिसाब किताब होता है। तो आई होप आपको यह चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।